आप सभी का स्टडी सक्सेस की 95 चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए 2019 के सेट 4 BM और सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, और जिसका हम खंड का यानी फिजिक्स आपको कंप्लीट कराएंगे फुल एक्सप्लेन के साथ। जैसा कि इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण है। ऑप्शन है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो देखिए, किसी दर्पण से चाहे हम कितनी भी दूर खड़े हों तो इसका प्रतिबिंब सदैव सीधा तब बनता है जब या तो दर्पण समतल होता है और या तो उत्तल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा और न्यूट्रॉन द्वारा। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कोई भी चालक हो और उसमें यदि हमें करंट फ्लो करना है तो उस चालक में करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। ऑप्शन है I²/R, V²R, VI और VIR। तो देखिए, विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर होता है VI। तो इसलिए इनमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा इस आंसर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा VI, क्योंकि हम विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनरेटर से 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है। तो देखिए, बल्ब की शक्ति ज्ञात करना है, यानी हमें P मीन्स पावर यानी ज्ञात करना है शक्ति। तो यहाँ पर जो दिया गया है V यानी विभवांतर जो वोल्ट दिया गया है 220 वोल्ट, और यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है इसमें 0.50 एम्पियर दिया है, और यहाँ पर हमें निकालना है विद्युत शक्ति यानी जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया कि P बराबर VI होता है, तो इसी सूत्र के थ्रू लगाएंगे P बराबर हम VI से। तो यहाँ पर जो V का मान दिया गया है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इस प्रकार से रख दिया जाएगा, और यहाँ पर जो विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर, तो इसका मल्टीपल करा देंगे, तो इस प्रकार से हमारा P का मान निकल आएगा। और यहाँ P का मात्रक होता है वाट, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो एक अंक बाद वाले दशमलव से यानी कि ये 0 हमारा कट जाएगा। इस प्रकार 22 का गुणा 5 बार हो जाएगा, तो 22 पंचे हो जाएगा 110। तो P बराबर आया हमारा 110 वाट, इसका मात्रक होता है वाट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा P बराबर 110 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में जो संबंध होता है P बराबर होता है 1/f, और यहाँ पर जब P का मात्रक यहाँ डायोप्टर निकला करता है तब f हमारा यहाँ पर मीटर में रहता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो ऊपर यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे, तो यह हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया है हमारा क्वेश्चन में कि यानी कि उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमें दिया है कि फोकस दूरी f बराबर है 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है P का मान, तो P बराबर होता है 1/f। तो P बराबर 1/f से लगाएंगे, तो P बराबर यहाँ पर जो दिया 1/ और f का मान है 20 में 20 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर रख देंगे। तो यहाँ पर चूंकि मान सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो P बराबर हो जाएगा हमारा 100/20 यानी 20 पंचे 100। तो इस प्रकार से P बराबर आ जाएगा यानी कि 5 डायोप्टर, क्योंकि इसका मात्रक होता है डायोप्टर, तो इसलिए इसका यानी कि 5 डायोप्टर क्षमता आ जाएगी इस लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए।
स्नेल का अपवर्तन नियम। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्याओं का अनुपात दोनों माध्यमों में तरंग के फेज वेगों के अनुपात के बराबर या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो देखिए कि जैसा कि लिखा हुआ है कि आपतन कोण यानी आई तथा अपवर्तन कोण यानी आर के ज्या यानी साइन। यदि कोज्या कहता तो कॉज और यदि स्पर्श ज्या कहता तब हम टेन करते। तो यहाँ पर ज्या कह रहा है यानी कि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर के ज्या यानी साइन यानी ज्याओं का अनुपात यानी इनका अनुपात दोनों माध्यमों में यानी माध्यम 1 और माध्यम 2 तो दोनों माध्यमों में तरंग के फेज वेगों वेग v1 और वेग v2 के अनुपात के यानी इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। इन दोनों ज्याओं का अनुपात या दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक और माध्यम 2 का अपवर्तनांक ये दोनों इन दोनों का अनुपात यानी कि ज्याओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। ज्याओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है इन दोनों अपवर्तनांकों का अनुपात। और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कि दोनों यानी कि ज्याओं का अनुपात इन दोनों अपवर्तनांकों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर समझिए, इसको चित्र के अकॉर्डिंग समझिए। पृथककारी तल यानी कि वह तल जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और यहाँ से आपतित होने के बाद यहाँ पर पृथककारी तल से इस तल से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। विरल माध्यम यानी वह माध्यम जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो विरल माध्यम कहलाता है। और जब यही प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण यानी कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण हमारी अपवर्तित किरण कहलाती है। और यह आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। और इसी प्रकार से जब यह किरण यानी कि प्रवेश कर जाती है दूसरे माध्यम में तो यहाँ पर अपवर्तित किरण द्वारा जो कोण बनता है वह हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। अर्थात यहाँ पर कि हम आपतन कोण आई को आई से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। और यह हमारा एक अभिलंब बना हुआ है और यह हमारा यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में यहाँ पर यह प्रकाश की किरण प्रवेश कर चुकी है। और यह हमारा यानी कि इस माध्यम यानी माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 है। तो आई होप आपको यह स्नेल का अपवर्तन नियम समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए और एक रंग के लिए आपतन व विचलन कोण को निरूपित कीजिए। तो देखिए, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जैसे ही हमारा श्वेत प्रकाश का किरण यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर यह जो किरण आई है तो यह किरण क्रमशः हमारी बदल जाती है यानी कि यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यह इस लाइन को यानी इस रेखा को जो किरण है यह इस किरण को सीधे जाना चाहिए, तो यह किरण सीधे ना जाकर के यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार से यह प्रिज्म बन जाता है और प्रिज्म क्रमशः बनता है। जो क्रम बनता है विब यानी VIBGYOR यानी विबग्योर वी फॉर वायलेट मीन्स बैंगनी और इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा और वाई फॉर येलो मीन्स येलो मीन्स पीला और O फॉर ऑरेंज मीन्स नारंगी और R फॉर रेड मीन्स लाल। तो जैसे कि यहाँ पर यह पर्दा बना हुआ है और इस पर्दे पर क्रमशः 7 कलर जो बना रहे हैं यानी कि सबसे ऊपर होता है हमारा लाल और सबसे नीचे जो कलर होता है विबग्योर यानी वायलेट से शुरुआत होती है। तो इसको हम शॉर्ट में हम विबग्योर भी कह सकते हैं याद रखने के लिए। यहाँ पर जैसा कि दिया था कि एक रंग के लिए आपतन कोण और साथ में विचलन कोण को निरूपित करना था। तो आपतन कोण और विचलन कोण को निरूपित करना था हमें एक ही रंग के लिए। तो जैसा कि हमने ये चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर यह हमारी एक प्रकाश की किरण आ रही है और यह जो प्रकाश की किरण है यह अपने जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो PQ हमारा आपतित किरण है। इसी प्रकार से जो हमारा QR है तो QR हमारा अपवर्तित किरण है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट यानी कि जो RS है, RS हमारी निर्गत किरण है। और जो कोण A बन रहा है तो कोण A यह हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा। कोण A हमारा प्रिज्म कोण है। और यहाँ पर जो कोण I हमारा आपतन कोण है और कोण R हमारा अपवर्तन कोण है। और यहाँ पर जो कोण E हमारा निर्गत कोण है। तो यहाँ पर जो कोण E बन रहा है यह हमारा निर्गत कोण है। और यहाँ पर यह जो हमारा कोण यहाँ पर जो बन रहा है
बिंदु जी की जगह, तो यह हमारा विचलन कोण है। तो यह जो चित्र बना हुआ है, तो यह चित्र कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपको 4 नंबर का दिया गया है। तो देखिए, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र हमने बना लिया है पहले से। तो यह जो चित्र है हमारा समांतर क्रम संयोजन का, तो हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है, तो समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान यानी कि क्रमशः चेंज होता जाता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान एक समान रहता है। तो इसलिए क्रमशः हम यहाँ पर कह सकते हैं ओम के नियम से, क्योंकि ओम का नियम होता है V बराबर I R। तो ओम के नियम से हमने जैसे कि आपको बताया कि जो पार्श्व क्रम होता है यानी समांतर क्रम जो होता है, तो इसमें विभवांतर का मान नहीं बदलता है। इसलिए यहाँ पर V बराबर होगा क्रमशः, लेकिन विद्युत धारा का मान चेंज होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान रहता है, लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। तो इसलिए V बराबर होगा क्रमशः, यहाँ पर धाराओं का मान चेंज हो रहा है, तो इसलिए V बराबर हो जाएगा I1 और R1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर V बराबर I1 R1 भी कर सकते हैं, और क्रमशः V बराबर हम I2 R2 भी। इसी प्रकार से V बराबर हो जाएगा हमारा I3 और R3। तो अब यहाँ पर इतना समझ चुके आप, लेकिन यहाँ से यदि हम I बराबर निकालें तो I बराबर होगा V/R, क्योंकि V बराबर IR होता है। तो यहाँ से जब हमें निकालना होगा I का मान, तो I बराबर होगा यहाँ से V, और यहाँ R आ जाएगा इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इसके बटे में, क्योंकि R गुणे में है, तो इसलिए R यहाँ पर जब गुणे में है तो R आ जाएगा इसके बटे में, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ से V/R। तो I का मान यहाँ पर क्रमशः चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर यानी कि I ज्ञात करने के लिए यदि जो संपूर्ण विद्युत धारा होगी, तो I बराबर होगा क्रमशः I1 प्लस I2 और प्लस I3। अब यहाँ पर हम सबके मान रखते जाएंगे क्रमशः, क्योंकि I बराबर होता है हमारा V/R। तो I बराबर यदि V/R होता है तो I की जगह I रख देंगे, और 1 लगा है सापेक्ष में, तो हो जाएगा यहाँ से V/R1। तो यहाँ पर विभवांतर का मान सेम रहता है, इसलिए इसमें 1 2 नहीं लगेगा, और प्लस I2 भी इसी प्रकार से V/R2 प्लस यहाँ पे V/R3, और इस प्रकार से यहाँ पर I की यहाँ भी रख देंगे V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विभवांतर का मान हमारा एक समान यानी कि सेम है बिल्कुल। तो इसलिए V/R को लिखने के बाद यहाँ से क्रमशः हम सब में V का कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम V का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ V से V हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यह था हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो आपको यह याद रखना है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान एक समान रहता है, और समांतर क्रम में विभवांतर का मान एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणे 10 की घात -8 मीटर है, और 10 ओम प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इस तार का व्यास 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 2 आंसर निकालना है। सबसे पहले निकालना है यहाँ पर कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, और इसके बाद हमें निकालना है कि प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रतिरोध 10 ओम, और यहाँ पर प्रतिरोधकता यानी रोध दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर, और व्यास दिया गया है D बराबर 0.5 मिलीमीटर। तो देखिए, जैसे कि रो का मान दिया है यहाँ पर हमें ओम मीटर में, तो मीटर में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर व्यास को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम से इसको चेंज करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर टू मीटर। तो मिलीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको देखिए, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर इसके बाद आ जाएगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो देखिए, हमें आना है मिलीमीटर से हमें चेंज करना है मिलीमीटर से मीटर में, यानी कि मिलीमीटर से हमें मीटर में आना है। तो मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए हमें यहाँ पर क्रमशः यानी कि 10 का गुणा यहाँ भी करना पड़ा, यहाँ भी 10 का और यहाँ भी 10 का। तो यानी कि हम जैसे कि ऊपर से नीचे आएंगे तो मान हमारा घटेगा, और यदि ऊपर से नीचे आएंगे मान घटेगा, इसका मतलब है कि हमें
डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि व्यास डी बराबर होगा 0.5। अब यहाँ यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मान हमारा घटेगा, तो मान जब घटेगा तो यानी कि हमें भाग करना होगा, जब भाग करेंगे तभी हमारा मान घटेगा। और यदि यहाँ पर हमें मीटर से मिलीमीटर में चेंज करना होता तो हम नीचे से ऊपर जाते, तब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर गुणा करते, क्योंकि ऊपर जाने पर मान क्रमशः बढ़ता है। अब हमें ऊपर से नीचे आना है तो मान घटेगा, इसका मतलब हमें भाग करना होगा। तो हम यहाँ पर इसमें भाग कर देंगे 1000 का, क्योंकि 1 0 2 0 3 0 यानी 3 0 से भाग कर देंगे। अब यह मिलीमीटर से बन चुका मीटर। तो अब यहाँ पर देखिए 0.5 और यहाँ पर हमारा बन जाएगा, यानी 3 घात है, क्योंकि 3 0 है तो 10 की घाते हो जाएगा 3। और यहाँ पर जो चिन्ह हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या हमारी नीचे दी गई है, तो जब ऊपर जाएगी तो घात हमारी माइनस में लग जाएगी। तो 0.5 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। अब यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव को हटा देने के बाद यहाँ पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 और 1 घात ये हो जाएगी, तो 3 1 4। तो इस प्रकार से 5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर, यानी कि व्यास बराबर निकल आया हमारा 5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर। यदि व्यास इतना है तब त्रिज्या होगी हमारी, तब त्रिज्या r बराबर, यानी कि यहाँ व्यास जो त्रिज्या होती है तो त्रिज्या हमारी होती है व्यास की आधी, तो इसलिए व्यास हो जाएगी, यानी यहाँ पर इसलिए त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यानी 5/2, यानी इसका हम आधा कर देंगे गुणे 10 की घाते -4 मीटर। तो 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 5 10, यानी 2.5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर, यानी 5 का आधा, यहाँ पर 5 का आधा हो जाएगा 2.5, तो 2.5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर। तो यह मान निकला हमारा त्रिज्या का। तो अब देखिए हमें निकालना है इस क्वेश्चन में तार की लंबाई। तो तार की लंबाई निकालने के लिए सूत्र जो होता है हमारा r और l और रो और साथ में जो होता है हमारा क्षेत्रफल a, तो रो l a के बीच में जो संबंध का जो सूत्र होता है r बराबर होता है हमारा रो l अपॉन a। तो जैसा कि यहाँ पर हमें r का मान दिया है 10 ओम, तो r का मान हम 10 ओम रख देंगे, और यहाँ पर जो रो का मान दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घाते -8, तो 1.6 गुणे 10 की घाते -8 ओम इंटू मीटर, और एल का मान हमें फाइंड आउट करना है यानी निकालना है। और इसके बाद ए का मान यानी जो क्षेत्रफल है, तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है यानी जो तार होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, वह एक वृत्त के टाइप का होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल का जो सूत्र हो जाएगा, चूंकि क्षेत्रफल यानी ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, तो यानी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो सूत्र हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वहां पर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हमारे एक वृत्त बनाता है, यानी कि इस प्रकार से जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, जो तार होता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल एक वृत्त टाइप का बनेगा, इसलिए उसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ए की जगह रख देंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 10 अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घाते -8, और एल की जगह एल, और पाई का मान होता है 3.14, तो यहाँ पर हम रख देंगे 3.14, और यहाँ पर जो आर यानी 2.5 गुणे 10 की घाते -4, और यहाँ पर इसका वर्ग भी करना है, तो इसका वर्ग करने के लिए इसको कोष्टक में बंद करके इसका वर्ग कर देंगे। अब इसके आगे हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 और बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -8 गुणे एल, और बटे यहाँ पर 3.14 है, तो 3.14 का 3.14 कर देंगे, तो 2.5 यानी 25 का वर्ग हो जाएगा 625। और यहाँ पर गुणा जब करते हैं किसी संख्या को 2 बार, तो जितने भी अंकों बाद दशमलव लगा होता है तो सभी को जोड़ करके उतने ही अंकों बाद दशमलव लगा देते हैं, तो यानी कि 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से, तो 2 अंक बाद यानी 6.25, और गुणे यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो 4 4 हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घाते -8, तो यानी कि घात से घात कट जाएंगे दोनों, यानी कि 10 की घाते -8 का भाग करेंगे 10 की घाते -8 में, तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए, अब हम इन दोनों का मल्टीपल करा देते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पर बटे 1 करके कैंची गुणा कराएंगे, तो 1.6 गुणा एल, 1.6 गुणा एल बराबर होगा यहाँ पर 3.14 और गुणा 10 और गुणा हो जाएगा 6.25 की। तो हमें मान निकालना है एल का, तो एल का मान निकालना है, इसलिए केवल एल इस सेट रहेगा, और शेष जितनी भी संख्या होगी, यानी कि यह संख्या गुणे में है तो यह संख्या आ जाएगी भाग में, क्योंकि गुणे का जस्ट अपोजिट होता है भाग, और भाग का जस्ट अपोजिट होता है गुणा। तो एल बराबर होगा 3.14 गुणे 10 और गुणे 6.25, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 1.6, तो एक अंक यहाँ पर बाद एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो एक अंक बाद वाले दशमलव से एक अंक बाद दशमलव कट जाएगा। अब दशमलव आ जाएगा हमारा यहाँ, तो अब इस दशमलव से ये 0 भी कट जाएगा, तो इस प्रकार से ऊपर बचेगा हमारा 314 और गुणे 6.25
दो 5 और बटे नीचे बचेगा 16। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले 314 का गुणा 6.25 से करा देंगे और इसके बाद यहाँ से एल का मान निकाल लेंगे हम, यानी भाग करके। तो हम इसका मल्टीपल करा देते हैं। तो जैसे हम 314 का यहाँ पर मल्टीपल कराएंगे, 314 का यहाँ पर 625 से मल्टीपल कराएंगे तब, यानी 5 को 20 और 5 एकम 5 2 7 और 5 3 15 आ जाएगा इस प्रकार से, और 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 3 6, और इस प्रकार से 6 का भी डिवाइड करना है, यानी 6 का भी मल्टीपल करना है। तो 6 चौको 24 और 6 एकम 6 तो 8 और 6 का 18। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 और 8 15 का 5 और 5 2 7 7 4 11 1 12, और इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 8 से 14 1 15 1 16 और 8 1 9 और 1। तो इस प्रकार से आ जाएगा 196 और 250, यानी कि 196,250 इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर यानी कि द्वंग बाद दशमलव लगाना था, तो द्वंग बाद दशमलव लगा देंगे और भाग कर देंगे 16 से। तो 16 एकम 16 बचेगा 3, तो 16 दूना 32, और यहाँ पर हमारा बचेगा यानी 16 एकम 16 यानी बचा था 3, तो 16 दूना 32 और इसमें बचेगा हमारा 4, तो हो जाएगा 16 का 16 दूना 32 बचेगा 10, यानी कि 10 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा और बन जाएगा 105। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, यानी कि 16 छक्का 96 और 16 छक्का 96, तो 100 यहाँ पर हमारा जो बन चुका था, यानी कि 105 में हम 96 घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 10 में, यानी 15 में 6 चला जाएगा तो 9 और 9 बच जाएगा, यानी कि 0 इस प्रकार से आ जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर 90 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बचेगा हमारा, यानी कि अब 16 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 16 चौको 64 और 16 पंचे 80, तो इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 16 पंचे से फिर बचेगा 10, तो इसी प्रकार से आ जाएगा हमारा 122.65 मीटर। तो यानी कि यहाँ पर जो एल यानी कि हमें जो ज्ञात करना था तार की लंबाई, तो तार की लंबाई है 122.65 मीटर। यदि अब तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए तब प्रतिरोधों में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो हमें व्यास दिया गया था, यानी D1 बराबर दिया था हमें 0.5 गुणे 10 की घाते माइनस, यहाँ पर 0.5 गुणे 10 की घाते माइनस 3 मिलीमीटर, या फिर इसको कह सकते हैं 5 गुणे 10 की घाते माइनस 4, और मिलीमीटर से हमने मीटर चेंज कर दिया था, तो यहाँ पर 5 गुणे 10 की घाते माइनस 4 मीटर। तो पहले हमारा व्यास यानी D1 इतना दिया था, तब यानी कि त्रिज्या R1 यहाँ पर 5 की आधी हो गई थी, 2.5 गुणे 10 की घाते माइनस 4 मीटर। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर D2 का मान अब कह रहा है कि पहले से 2 गुना, यानी 0.5 का 2 गुना और यहाँ पर 10 की घाते माइनस 3 करेंगे, तो यानी 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 का मतलब है कि 5 दूना 10 यानी 1 गुणे 10 की घाते माइनस 3, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तब इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी 1 की आधी, यहाँ पर 0.5 गुणे 10 की घाते माइनस 3 मीटर। तो यानी कि तब त्रिज्या हमारी इतनी हो जाएगी, यहाँ त्रिज्या यानी R2 बराबर 0.5 गुणे 10 की घाते माइनस 3 मीटर। R बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो R बराबर होता है रो एल अपॉन ए। अब हमें अनुपात निकालना है, यानी कि इन दोनों में अंतर ज्ञात करने के लिए अनुपात निकालना होगा, तो R1 बटा R2 करेंगे। तो यहाँ पर R1 का जो सूत्र है यानी कि रो एल, तो यहाँ हो जाएगा रो एल अपॉन A1, और इसी प्रकार हो जाएगा हमारा रो एल अपॉन A2। तो यहाँ से रो एल कैंसिल हो जाएगा और A2 चला जाएगा ऊपर, तो इस प्रकार से आ जाएगा R1 बटा R2 बराबर यहाँ A2 बटा A1। तो यहाँ पर R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1। तो अब इसके आगे देखिए, R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 हमें यानी कि R1 बटा R2 निकालना है, और A2, तो A2 का जो सूत्र होगा यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यह क्षेत्रफल है दोनों, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है यहाँ पर तार की, यानी कि तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर सापेक्ष में 2 लगा है तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ भी पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे कि R2 का मान यहाँ पर दिया था हमें, यहाँ पर हमने अभी निकाला है इसको 0.5 गुणे 10 की घाते माइनस 3, और हमें इसका वर्ग भी करना है, तो इसका वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार से जो R1 का मान दिया है त्रिज्या, यानी कि R1 हमारा 2.5 गुणे 10 की घाते माइनस 4, तो 2.5 गुणे 10 की घाते माइनस 4, और हमें इसका भी हमें वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कर देंगे। तब R1 बटे R2 बराबर निकलेगा यहाँ पर
यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और यहाँ पर 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि गुणे में दशमलव जुड़ जाया करता है जितने अंकों बाद लगा होता है। तो 1 और 1 2 अंकों बाद लग जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 0.25, और यहाँ पर गुणे 10 की घाते -3 का हो जाएगा 6। तो 2 यहाँ पर 0.25 गुणे 10 की घाते -6, और यहाँ पर हो जाएगा 25 का वर्ग 625। तो यहाँ भी 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 6.25 और गुणे 10 की घाते -8। तो अब हम यहाँ पर यानी कि इस दशमलव से इस दशमलव को कट कर देंगे, और यहाँ से आ जाएगा हमारा R1/R2 बराबर, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इसको, और इसके पहले यहाँ पर तो 25 से इसको डिवाइड करते हैं, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो आ जाएगा 25 दूना 50, बचेगा 12, यानी 25 पंचे 125। तो ऊपर बचेगा हमारा 10 की घाते -6, और नीचे बचेगा 25 गुणे 10 की घाते -8। तो अब इसके आगे देखिए, तो 10 की घाते -6 से 10 की घाते -6 कट कर देंगे, बचेगा 10 की घाते -2 नीचे, तो ऊपर बचेगा 1/25 और नीचे 10 की घाते -2। तो यह 10 की घाते -2 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा हमारा यानी कि 10 की घाते 2 का मतलब है इस प्रकार से, और बटे नीचे आ जाएगा 25, यानी 10 की घाते 2 यानी कि 100, और बटे आ जाएगा 25, और 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 को 100, तो इस प्रकार से निकलेगा 4। अर्थात यहाँ पर R1/R2 बराबर हो जाएगा 4, जो अनुपात निकलेगा, यानी कि इसके बटे करके कैंची गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा R1 बराबर 4R2। तो यहाँ पर R1 बराबर निकलेगा 4R2, या फिर कह सकते हैं कि 4R2 बराबर R1। तो यहाँ से जो R2 बराबर निकलेगा R1/4, अर्थात यानी कि जो हमारा नया प्रतिरोध R2 हमारा क्या है, नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध बराबर होगा पुराने प्रतिरोध के, यानी कि 1/4 गुने के बराबर होगा। अर्थात हमारा नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध के 1/4 गुने के बराबर होगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, और फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए, और साथ ही विद्युत जनित्र का सिद्धांत भी लिखिए। तो इसका उत्तर आप सेट 1 बीजे के उत्तर 4 में देखें, इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में ज्ञात करना है, यानी कि यह जो परिपथ दिया गया है इस परिपथ में हमें क्रमशः ज्ञात करना है। नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, और दूसरा ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, और तीसरा ज्ञात करना है बिंदु ए व बिंदु बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। जैसा कि इस परिपथ में ये दोनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो हम इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर लेते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन से जो समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो अब हम यहाँ से यह करेंगे 1/r बराबर, और R1 का मान दिया है हमें 40, तो हम 40 रख देंगे, और R2 का मान दिया हमें 10, तो हम 10 रख देंगे, और इस प्रकार से 1/ यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा, यानी कि 1/r बराबर, अब यहाँ पर 40 और 10 का जो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 10 का भाग करेंगे 40 में, 10 को 40, तो 40 में पूरी तरह भाग चला जा रहा है, इसलिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, और 40 का भाग करेंगे 40 से कम 40, यानी 1, और 10 का भाग करेंगे 40 में, तो 4 बार जाएगा 10 को 40, और 4 का गुणा 1 से, तो 4 एकम 4। तो इस प्रकार से आ जाएगा 1/r बराबर 4 1 5 5/40। अब इसको 5 से कट कर देंगे तो पनावटी हो जाएगा 40, यानी कि 1/r बराबर 1/8। अब इसको कैंची गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा R बराबर 8 ओम। तो अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे यहाँ पर इन तीनों प्रतिरोध का कुल तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो इसलिए यहाँ से हमने अभी 1/r माना था, तो अब अगली बार यानी कि इसके लिए हम 1/r डैश मान लेंगे। तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, यानी R3 R4 और R5। तो R3 का मान दिया है 30 ओम, तो हमने 30 रख दिया, और यहाँ पर R4 दिया है 20 ओम, तो हमने 20 रख दिया, और R5 दिया है यहाँ पर R5 दिया है 60 ओम, तो हमने 60 ओम रख दिया। अब हम यहाँ पर क्रमशः इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। 1/r डैश बराबर 30 20 60 का एलसीएम लेंगे, तो यानी कि 30 का भाग करेंगे 60 में, 30 दूने 60, 20 का भाग करेंगे 60 में, 20 दिया 60, तो 20 का भी भाग जा रहा है 60 में, और 30 का भी भाग 60 में जा रहा है, तो इसलिए एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। अब 30 से भाग करेंगे 30 दूनी 60, यानी 2 बार जाएगा भाग, तो 2 का गुणा 1 से, तो 2 एकम 2 प्लस 20 दिया 60, यानी 3 प्लस 60 का भाग करेंगे 60 में, तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से, तो 1 का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1/r डैश बराबर होगा 3 2 5 5 1 6 6/60। तो यानी कि हमारा यहाँ से निकलेगा 1/r डैश बराबर 6/60, 6 से भाग करेंगे 6 कम 6, तो 1/r डैश बराबर 1/10। अब कैंची गुणा कराएंगे तो यहाँ से निकल आएगा r डैश बराबर 10 ओम।
तो अब हम निकाल लेते हैं इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, यानी कि अब यहाँ पर हम निकालेंगे आर डबल डैश। तो आर डबल डैश बराबर होगा आर प्लस आर डैश। तो यहाँ पर आर का मान हमने निकाला था 8 ओम, तो 8 रख देंगे। और यहाँ पर आर डैश का मान निकाला है हमने, यहाँ पर 10, तो 10 रख देंगे। तो इस प्रकार से आर डबल डैश आ जाएगा हमारा आर डबल डैश बराबर 10 8 18 ओम, क्योंकि इसका मात्रक होता है ओम, तो आर डबल डैश बराबर हो जाएगा 18 ओम। अब हमें निकालना है इस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो इस परिपथ में कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो ओम का नियम का सूत्र लगाएंगे, V बराबर IR से। तो यानी कि यहाँ पर 12 वोल्ट की जो बैटरी जुड़ी है, तो V का मान दिया है 12 और I का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर यानी कि R डैश जो दिया है हमें 18, यहाँ पर 18 रख देंगे। और यहाँ पर 12 और बटे 18 बराबर हो जाएगा I, क्योंकि यह संख्या गुणे में है तो ये आ जाएगी भाग करेंगे, 6 दूने 12 और 6 त्रिका 18। तो आप 3 का भाग करेंगे 2 में, यानी कि आ जाएगा हमारा तीछंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर तीछंग यानी 18, तो 0.66 इस प्रकार से आ जाएगा I बराबर 0, यहाँ पर 0.66 एम्पियर, यानी कि I बराबर हमारा 0.6 एम्पियर आ जाएगा। तो इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध यानी कुल विद्युत धारा, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा हो जाएगी हमारी 0.66 एम्पियर। तो जैसे कि अब हमें ज्ञात करना है बिंदु ए व बिंदु बी के बीच कुल विभवांतर कितना है। तो देखिए विभवांतर यानी कि ओम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ए से लेकर के बी तक का यानी कुल विभवांतर ज्ञात करना है, तो वी ए बी सापेक्ष में ए बी कर देंगे। तो वी बराबर होता है आई आर। और यहाँ पर यानी इस परिपथ यानी कि यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में संयोजित थे। तो यहाँ पर आर बराबर यानी कि जो हमारा निकला था आर का मान 8, तो यहाँ पर हम 8 रख देंगे। और इस प्रकार से यानी आर ए बी, तो इस प्रकार से आर ए बी करने के बाद यहाँ से वी ए बी निकालना है। तो आई का मान हमारा निकला था यहाँ पर 2/3। और यहाँ पर जो आर ए बी है, तो आर ए बी दिया था हमारा कुल, तो यानी कि इन दोनों का हमने कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया था 8 ओम, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी ए बी बराबर 8 दूना 16 और भाग करना है 3 से। तो वी ए बी बराबर हो जाएगा 3 5 15 और दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से 3 5 15 बचेगा 1, तो यहाँ पर 3 5 15 और 1 बचेगा, तो भाग नहीं जाएगा 1 में, दशमलव लगा देंगे, फिर बन जाएगा 10, 3 3 9। इसी प्रकार से 5.33 करके इसी प्रकार से 5.3 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा।